Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is forest and wildlife in India. We will learn about forest and wildlife in India. In this we have various subtopics like kinds of forest, कि फॉरेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, डिफॉरेस्टेशन किसे बोलते हैं, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट, तो ये डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग वेरी लार्ज अमाउंट में हमने जंगलों को काट दिया, बहुत सारे पेड़ों को काट दिया है ना, दैट इज डिफॉरेस्टेशन. कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को हमें कैसे बचाना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए, तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट भी हम यहाँ पढ़ेंगे. नाउ बिफोर मूविंग फर्दर वी हैव अ एक्सरसाइज टू डू. इन दिस टिक द ऑर्गेनाइजेशन टू विच दिस लोगो बिलोंग्स. ये लोगो है बच्चों, ठीक है, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है, तो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ WWF. WWF मतलब वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर. नेचर के लिए जो भी फंड आता है नेचर को, इसका मेन काम क्या रहेगा बच्चों, प्रोटेक्ट करना. किसको प्रोटेक्ट करना है ना, इसका कलर चेंज करते हैं सबसे पहले. तो किसको प्रोटेक्ट करना, तो नेचर को, नेचुरल जो भी वेजिटेशन है, विथ नेचुरल वेजिटेशन के साथ साथ एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना है ना. ये क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है. तो क्या होता है बच्चों, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे होते हैं, मतलब जो खत्म हो सकते हैं दुनिया से, है ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं. बहुत सारे ऐसे ट्रीज होते हैं जो भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो ऐसे इस तरीके से बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं. Now, like the soil, air and water, forest and wildlife are also given to us by nature. जिस तरीके से soil और air man made structure नहीं है ना, man ने नहीं बनाया है, इसी तरीके से फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है ये भी हमें किससे गिफ्ट मिला है, नेचर से गिफ्ट मिला है. ऑल ट्रीज, हर्ब्स एक्सेट्रा, तो जितने भी ट्रीज है, हर्ब्स मतलब छोटे पौधे, और हर्ब जो होते हैं वो जनरली मेडिसिनल यूज के लिए भी यूज किए जाते हैं. विच ग्रो ऑन देयर ओन आर नोन एज नेचुरल वेजिटेशन. जो खुद से ग्रो कर जाए, जैसे घर में तो हम गार्डन बना रहे हैं, गार्डन में हम खुद प्लांट लगा रहे हैं और फिर हम उसे रेगुलर वाटर दे रहे हैं तो वो ग्रो हो रहे हैं. लेकिन फॉरेस्ट एरिया में तो कोई रेगुलर वाटर नहीं दे रहा, वो किस पे डिपेंड है, नेचर पे डिपेंड है. तो जो नेचुरली अपने आप ग्रो कर रहे हैं वो क्या है, नेचुरल वेजिटेशन है. प्लांट्स आर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ दैट अपीयर्ड ऑन द अर्थ. अर्थ पे जो सबसे पहली फॉर्म ऑफ लाइफ हमारे अर्थ पे अपीयर्ड हुई थी वो क्या थी, प्लांट्स थी. और प्लांट्स के कारण ही फिर अर्थ पर क्या हुआ, लाइफ पॉसिबल हुई. क्यों, क्योंकि हम क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है. क्यों, क्योंकि फूड जो असेंशियल एलिमेंट है और जो वाटर है, दोनों के लिए ही प्लांट्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है. नाउ अ लार्ज एरिया कवर्ड बाय नंबर ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड अ फॉरेस्ट. बहुत बड़ा एरिया जो फॉरेस्ट से क्या होता है, ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज हो किसी बड़े एरिया में, तो वो क्या होगा, फॉरेस्ट होगा. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन मेनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड रेनफॉल. वेजिटेशन मतलब क्या होता है कि जहाँ पे भी बहुत ज्यादा हरियाली हो रही है, पेड़ पौधे ग्रो हो रहे हैं, तो वहाँ की जो ग्रोथ है वो वहाँ के रेनफॉल और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है. तो सपोज दैट बच्चों कहीं का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण क्या होगा, वहां नेचुरल वेजिटेशन अफेक्ट होगी. क्यों, क्योंकि प्लांट्स बहुत अच्छे से वहां ग्रो नहीं कर पाएंगे, पानी तो बहुत ज्यादा चाहिए. लेकिन अगर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो गई, कहीं फ्लड, बाढ़ आ गई, तो उसमें देखा होगा पेड़ पौधे भी बह जाते हैं साथ में. तो रेनफॉल और टेम्परेचर एक अमाउंट में, बैलेंस अमाउंट में वहां चाहिए रहता है. एज द क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सो द वेजिटेशन वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन. मतलब जिस तरीके से क्लाइमेट हर एक जगह का अलग अलग होता है, उसी तरीके से वेजिटेशन भी अलग अलग होती है, अलग अलग जगह के हिसाब से. नाउ वी विल लर्न अबाउट द काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट. A large area of our country is covered by the forest. हमारी कंट्री का बहुत बड़ा एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है. These are the different types which are given below. अब कितने टाइप्स के फॉरेस्ट हैं, तो सबसे पहले है एवरग्रीन फॉरेस्ट. These forests are found in those areas where the rainfall is heavy. जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो वहां मिलते हैं जहां पे क्या होता है, रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है. जैसे कि वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट हिली रीजन. तो वेस्टर्न घाट क्या होगा बच्चों, हमारा इंडिया के मैप में दिस इज अवर वेस्टर्न घाट, और जो ये वाला हिस्सा है ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट पार्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे.
दे आर कॉल्ड एवरग्रीन बिकॉज देयर ट्रीज रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनकी जो ट्रीज हैं उनमें लीव्स जो है हमेशा रहती हैं, हमेशा ये हरे भरे रहते हैं, एवरग्रीन थ्रू आउट द ईयर। They do not shed all their leaves at one time। मतलब जैसे जहां हम रहते हैं, हमने आसपास अपने ट्रीज को देखा होगा कि समर के बाद पर्टिकुलरली सारे ट्रीज की लीव्स शेड ऑफ हो जाती हैं, मतलब सारे पेड़ों से लीव्स जो है वो गिर जाती हैं। लेकिन जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होती है इनमें क्या खासियत है, ये क्यों थ्रू आउट द ईयर ग्रीन दिखते हैं, क्योंकि ये एक टाइम पे अपनी सारी शेड लीव नहीं करते हैं, मतलब जितनी भी लीव्स है उनको एक टाइम पे शेड ऑफ नहीं करते हैं। The trees are tall and have thick undergrowth. They are hardwood trees such as mahogany, ebony, rosewood, etc. तो ये क्या होते हैं, हार्ड ट्रीज, मतलब जिनका ट्रंक होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, जिनसे हम वुड्स जिनकी वुड से हमारे डोर्स और विंडोज बनते हैं, फर्नीचर के लिए हम यूज करते हैं। तो बहुत हार्डवुड ट्रीज यहाँ पे हमें मिलते हैं और बहुत थिक होता है। तो देखो दिस इज एवरग्रीन फॉरेस्ट, दिख रहा है कितना ग्रीनरी है और यहाँ पे कितना थिक है ये फॉरेस्ट, तो बहुत घने जंगल होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज डेसिडियस फॉरेस्ट। So the leaves of the deciduous trees of these forests start to shed towards the beginning of the summer। जैसे ही समर सीजन शुरुआत होती है मार्च के बाद, अप्रैल की शुरुआत में, तो इनकी लीव्स क्या होती है, गिरना शुरू हो जाती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट, क्योंकि अब ये मानसून पे डिपेंड है। जैसे ही बारिश आएगी इन सब में पेड़ पौधों में क्या आ जाएंगी, न्यू लीव्स आ जाएंगी, और जैसे ही समर आएगा तो सारी लीव्स गिर जाएंगी। तो ये मानसून डिपेंडेंट है। दीज ट्रीज आर नॉट मच टॉल, ये ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। दीज फॉरेस्ट आर कॉमन इन द सदर्न प्लेट्यू एंड द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयाज। मतलब अगर हम ऊपर इंडिया का मैप देखेंगे ना बच्चों, तो इंडिया के मैप से जो हमारा ये तो बहुत ही गंदा बना है तो सबसे पहले जो हमने मैप में जो ऊपर ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट वाला देखा है, यहाँ पे हमारे हिमालयाज रीजन है, तो इसके फुटहिल्स मतलब नीचे साइड मिलेंगे, और जो नीचे का हमारा प्लेट्यू है, सदर्न प्लेट्यू है ना, यहाँ पे हमको मिलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। जैसे कि टीक, शीशम, साल, सैंडलवुड आर द ट्रीज कॉमन हेयर। ये टीक, शीशम, साल, सैंडलवुड ये सारे ट्रीज यहाँ बहुत कॉमनली मिलते हैं। देयर टिम्बर इज सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग। इनका जो टिम्बर होता है, मतलब ये वाला पार्ट, ये सॉफ्ट रहता है और स्ट्रॉन्ग भी रहता है। सो दिस इज डेसिडियस फॉरेस्ट इन द पिक्चर। नाउ नेक्स्ट इज थॉर्नी फॉरेस्ट। तो समझो बेटा, जो थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं वो जनरली ऐसे एरिया में मिलेंगे जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो, क्योंकि जो थॉर्न्स है वो वाटर इवोपरेशन, वो प्लांट्स से वाटर इवोपरेट होने से रोकते हैं। और दूसरी बात, उनकी जो लीव्स होती हैं वो फ्लैशी होती हैं, जैसे कि हमने एलोवेरा देखा होगा अपने घर में, है ना, कैक्टस देखा होगा, इनकी कैसी होती हैं लीव्स, फ्लैशी होती हैं। क्यों? क्योंकि ये इनको अगर कुछ दिनों तक पानी ना भी मिले तो भी ये सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि इनमें ये क्वालिटी होती है कि ये ज्यादा से ज्यादा वाटर को स्टोर करके रखते हैं। सो द एरियाज हैविंग रेनफॉल लेस देन 80 सेंटीमीटर सपोर्ट दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। मतलब जो एरियाज जहाँ पे 80 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है वहां थॉर्नी फॉरेस्ट मिलते हैं। कॉमन स्पेसीज फाउंड हियर आर जैसे बबूल, कीकार, वाइल्ड पाम, स्क्रब्स, हर्ब्स, थॉर्नी बुशेस, ये यहाँ मिलेंगे। अब देखो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा एंड सम पार्ट ऑफ पंजाब, ड्राई पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड द डेक्कन प्लेट्यू इन द रेन शैडो एरियाज हैव दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और ड्राई पार्ट ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, तो एमपी के ड्राई पार्ट्स में जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कम है वहां पे ये थॉर्नी फॉरेस्ट मिलेंगे। तो ये आपके थॉर्नी फॉरेस्ट है। यहाँ पे देखो सब में ये थॉर्न्स आपको दिख रहे हैं, और इनके ये जो लीव्स हैं ये कैसी हैं बच्चों, फ्लैशी है। फ्लैशी का मतलब होता है कि इसमें बहुत ज्यादा क्या करते हैं, ये वाटर स्टोरेज करते हैं, है ना, और कई दिनों तक बिना वाटर के सरवाइव कर जाते हैं। एक और खास बात होती है थॉर्नी प्लांट्स की कि इनमें इनकी जो रूट्स होती हैं बच्चों वो काफी डीप होती हैं, मतलब बहुत नीचे तक ये क्या कर जाती हैं, रूट्स इनकी पेनिट्रेट कर जाती हैं काफी डीप तक, मतलब बहुत नीचे तक जाके ये पानी ले सकती हैं इनकी रूट्स थॉर्नी फॉरेस्ट की।
Now next is tidal forest. So these type of forests are found near the sea coast in the large deltas of rivers. These type of forests are found near the sea coast. कहाँ मतलब समुद्र के किनारे मिलेंगे या फिर डेल्टाज ऑफ रिवर। तो समुद्र के किनारे क्या बनता है, डेल्टा, क्योंकि डेल्टा क्या होता है, जब कोई भी रिवर जो है वो किसी सी या ओशन में मिलती है तो यहाँ ट्रायंगुलर शेप का एक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। सो दीज आर कॉल्ड टाइडल फॉरेस्ट बिकॉज द टाइडल वाटर हेल्प इन देयर ग्रोथ। टाइडल क्या होती है, टाइडल वेव्स, समुद्रों की वेव्स दिन में बहुत ऊंची लहरें आती हैं, शाम के टाइम बहुत ऊंची लहरें आती हैं, तो टाइडल वेव्स से इनको पानी मिलता है, इसीलिए तो ये कोस्टल एरिया, समुद्रों के किनारे है ये फॉरेस्ट। जैसे कि सुंदरी ट्रीज आर फाउंड इन सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा में सुंदरी ट्रीज मिलते हैं। रूट्स ऑफ दीज ट्रीज आर कवर्ड विद सॉल्ट वाटर ऑफ द सी। इनके जो रूट्स है वो अब सी के पास है, सी का वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है, तो इनका रूट्स किस वाटर से कवर्ड होगा, सॉल्टी वाटर से कवर्ड होगा। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज मैनग्रोव फॉरेस्ट। इन्हीं फॉरेस्ट को हम लोग टाइडल फॉरेस्ट को ही मैनग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कोनिफेरस फॉरेस्ट। सो दीज टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन हिमालयन रीजन। जो हमारा इंडिया का ऊपर ये वाला हमारे इंडिया का जो अपर पार्ट है जहाँ पे क्या है, हिमालयंस है, यहाँ पे हिमालयन रीजन है, तो यहाँ पे हमको कोनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। कोनिफेरस फॉरेस्ट क्या होते हैं बच्चों, इनकी जो कोनिफेरस के जो स्ट्रक्चर है ना वो इस तरीके के स्ट्रक्चर मिलेंगे। ये कोनिफेरस फॉरेस्ट में जो ट्रीज है वो इस तरीके के स्ट्रक्चर में मिलेंगे। क्यों, क्योंकि जब भी वहाँ स्नोफॉल होगी तो जो बर्फ है वो स्लाइड ऑफ हो जाए, ऐसा रहेगा, स्टीप स्लोप रहेगा, तो जो भी बर्फ है वो यहाँ डिपॉजिट नहीं रहेगी। अगर यहाँ डिपॉजिट होगी तो उसकी ब्रांच क्या होगी, टूट जाएगी, वो उतना वजन नहीं झेल पाएगा वो ट्री। तो क्या होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कि स्नोफॉल के बाद बर्फ नीचे गिर जाए, तो ये कोन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। दिस टाइप ऑफ फॉरेस्ट फाउंड इन हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन में मिलेंगे। दे स्प्रेड ओवर अ वेरी लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरिया में फैले रहते हैं। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट ग्रो लॉन्ग एंड बेयर कोन्स एंड हैव पॉइंटेड लीव्स। इनकी लीव्स भी देखो यहाँ पे पॉइंटेड होती हैं और कोनिकल शेप के होते हैं। द वुड ऑफ दिस ट्रीज इज सॉफ्ट। इनकी जो वुड लकड़ी होती है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, और जैसे कि पाइन, देवदार, ये यहाँ इन फॉरेस्ट के मेन ट्रीज हैं। नाउ माउंटेन वेजिटेशन क्या होता है, तो दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो फाउंड इन हिमालयन रीजन। माउंटेन हमारे हिमालयाज है, तो माउंटेन वेजिटेशन भी कहाँ, हिमालयाज में मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज हिमालयन रीजन एंड वेरी अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द माउंटेन्स। मतलब जैसे जैसे माउंटेन की हाइट कम होती जाएगी उस तरीके से वेजिटेशन भी अफेक्ट होगा। जैसे कि लोअर एल्टीट्यूड में डेसिडियस ट्रीज मिलेंगे, हमने पढ़ा डेसिडियस फॉरेस्ट के बारे में। और वाइल इन द हायर ऑल्टीट्यूड, जब हम ऊपर की साइड जाएंगे और ऊंचाई पे जाएंगे तो वहां पे कोनिफेरस एवरग्रीन ट्रीज मिलेंगे। कोनिफेरस अभी बताया हमने, जो कैसे होंगे बच्चों, कोन शेप में होंगे, तो इस टाइप के ट्रीज आपको वहां मिलेंगे। दे रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, दिस वुड इज सॉफ्ट। कोनिफेरस क्योंकि यहाँ एवरग्रीन लिखा है, जहां भी एवरग्रीन है तो एवरग्रीन का मतलब ही होता है बच्चों कि थ्रू आउट द ईयर वहां के फॉरेस्ट कैसे रहेंगे, ग्रीन रहेंगे, है ना, और उनकी वुड भी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है। कॉमन ट्रीज आर स्प्रूस, डिओडार, सिल्वर फर, सेडार एक्सेट्रा। ये स्प्रूस, डिओडार, सिल्वर फर, ये क्या है, ये कॉमन ट्रीज है जो यहाँ मिलते हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एल्पाइन फॉरेस्ट। माउंटेन वेजिटेशन वाले जो ये फॉरेस्ट है जो हायर ऑल्टीट्यूड और लोअर ऑल्टीट्यूड पे मिलते हैं, इनको हम एल्पाइन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्यों जरूरी है, सो द रूट्स ऑफ दीज ट्रीज बाइंड द सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। मतलब जो रूट्स होती हैं ट्रीज की वो क्या करती हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखती है, बाइंड करके रखती है, और सॉइल क्या करती है, सॉइल इरोजन से बचाती है। सपोज दैट देखो बच्चों, ये अगर सॉइल है, ये लूजली पार्टिकल्स हैं उसके, यहाँ पे वाटर फ्लो हुआ, तो वाटर के फ्लो होने के बाद ये जो है पार्टिकल्स भी क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। पर समझो इन्हीं पार्टिकल्स में, इन्हीं सॉइल पार्टिकल्स में हमने एक क्या लगा दिया,
ट्री लगा दिया, तो अब इसकी रूट इनको क्या कर लेगी, इन सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड कर लेगी टाइटली। अब समझो यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है, तो ये रिवर्स के थ्रू या कैसे रेनफॉल के थ्रू कैसे भी वाटर फ्लो हो रहा है, क्या वो इसको फ्लो करके ले जाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो स्टेम है और रूट्स है, इसने सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करके रख लिया। तो इसलिए जो ट्रीज है वो सॉइल इरोजन से भी बचाते हैं। सॉइल इरोजन किसे बोलते हैं कि सपोज दैट ये जो हमारी सॉइल है, ये सॉइल की जो अपर लेयर होती है, सबसे टॉप लेयर, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है, इसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर यहाँ पे रेनफॉल के थ्रू या विंड के थ्रू या फिर रिवर्स के थ्रू, रिवर्स के वाटर के थ्रू इसकी जो अपर लेयर है वो फ्लो हो जाए, बहा ले जाए, तो उससे फर्टिलिटी चली जाएगी, उसी को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। और लैंड कैसा हो जाएगा? बैरन, मतलब वहां पे फिर कोई वेजिटेशन होगा नहीं। फॉरेस्ट इंक्रीज रेनफॉल बाय रिलीजिंग वाटर वेपर इन एयर। फॉरेस्ट जो है उनसे रेनफॉल के चांसेस भी बढ़ते हैं, क्योंकि क्या होता है, इवोपरेट करते हैं ये ट्रीज किसको, वाटर को, तो वाटर इवोपरेट होके एटमॉस्फेयर में जाएगा, रेनफॉल के थ्रू वापस नीचे आएगा। फॉरेस्ट मेक द क्लाइमेट कूलर एंड प्रोवाइड होम टू अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल्स। कभी भी आप पार्क में जाके बैठोगे ठंडक महसूस होती है, तो फॉरेस्ट क्या करते हैं, क्लाइमेट को बैलेंस करते हैं और ठंडक बनी रहती है ना। और साथ में बहुत सारे एनिमल्स की क्या है, ये होम भी है, बहुत सारे एनिमल्स का होम भी है, जैसे कि टाइगर, लायन, डियर, बर्ड, स्नेक, ये सब कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। दीज एनिमल्स आर हंटेड एंड किल्ड फॉर देयर स्किन, फर, हॉर्न, टीथ एक्सेट्रा। अब इन एनिमल्स को भी मारा जाता है बच्चों, क्यों? क्योंकि इनकी स्किन के लिए लेदर्स के आप लोग जैकेट्स पहनते होंगे, बूट्स पहनते होंगे, बेल्ट पहनते होंगे, फिर फर, इनकी स्किन जो ऊपर का फर वाला हेयर वाला हिस्सा रहता है उसके लिए भी, हॉर्न इनके सींग के लिए भी, टीथ के लिए भी, तो इनको मारा जाता है। सो टाइगर्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन एंड टीथ। टाइगर के लिए जो है उसकी स्किन और टीथ के लिए मारा जाता है। मस्क डियर, डियर के लिए हंटेड फॉर द मस्क टू मेक परफ्यूम, इसके परफ्यूम बनाया जाता है। राइनोसरस जो है उसके हॉर्न से मेडिसिन बनती है, तो इसलिए जानवरों को मारा भी जाता है। मेनी ऑफ देयर अंडर द लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड सम ऑफ देम आर नाउ एक्सटिंक्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं बच्चों एंडेंजर्ड क्या होता है। एंडेंजर्ड मतलब होता है, डेंजर से समझ में आ रहा है ना, खतरा, मतलब वो जानवर जो है वो खतरे की कगार पे है कि एक टाइम बाद अगर उन्हें नहीं बचाया गया, अभी से कोई स्टेप नहीं लिए गए उन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो एक टाइम पे क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, है ना। तो वो है एंडेंजर्ड एनिमल्स। और एक्सटिंक्ट मतलब एंडेंजर्ड एनिमल्स को अगर सही टाइम पे नहीं बचाया जाता तो वो क्या हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स हैं जो अर्लियर हमारे यहाँ मिलते थे हमको, है ना, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। जैसे कि आप स्पैरो, पहले जब आपने कभी बचपन में देखा होगा, जो छोटी सी चिड़िया है हमारे घरों के आसपास रहती थी, बहुत इजीली मिल जाती थी स्पैरो, लेकिन अब वो क्या होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होती जा रही है। बहुत छोटे से पार्ट में अब स्पैरो अवेलेबल है ना। तो धीरे धीरे क्या होता है, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल नहीं होती उनके लिए, या उनको ज्यादा हंट किया जाता है, ज्यादा मारा जाता है अमाउंट में, और उनको बचाया कम जा रहा है, तो धीरे धीरे वो क्या होंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। To protect our wildlife, Government of India has set up many wildlife sanctuary and forest reserve. अब इन्हीं वाइल्ड एनिमल्स मतलब वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गवर्नमेंट ने ओपन किए हैं बहुत सारे, ठीक है। उनका काम ही क्या है कि वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना। जैसे सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, बांदीपुर कर्नाटका में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, पेरियार केरल में है, गिर गुजरात में है, रणथंभौर नेशनल पार्क और सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। टाइगर से ही समझ जाना बच्चों, टाइगर के लिए है, कान्हा भी टाइगर के लिए है, गिर फॉरेस्ट भी लायंस के लिए है, काजीरंगा राइनो प्रोजेक्ट, राइनो मतलब राइनोसोरस के लिए है, मानस नेशनल पार्क आसाम में, डाचीगम जम्मू कश्मीर में, दूधवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, है ना। नेक्स्ट इज दूधवा इन उत्तर प्रदेश, घाना राजस्थान और सुंदरवन इन वेस्ट बंगाल। So all the plants and animals in a given area are so closely interlinked and interdependent that they cannot survive without each other. ये इतना plants और animals जो होते हैं बच्चों वो आपस में एक दूसरे से इतना ज्यादा interlinked है
कि एक दूसरे के बिना दोनों सरवाइव नहीं कर सकते, इसलिए हमें फॉरेस्ट को बचाना भी जरूरी है, और फॉरेस्ट को बचाएंगे तो एनिमल्स भी बचेंगे, वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। टुडे नो वन इज अलाउड टू हंट एनिमल्स और बर्ड्स। अब जो है ऐसा स्ट्रिक्ट रूल है कि कोई भी किसी जानवर को नहीं मार सकता, है ना। और यहाँ पे क्या है, जो इंडियन चीता है बिकेम एक्सटिंक्ट इन 1955, मतलब इंडिया के एक चीता होते थे जो सिर्फ इंडिया में मिलते थे, वो क्या हो गए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए, अब वो नहीं है। कब, 1955 में। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस मैनी यूजफुल प्रोडक्ट लाइक टिम्बर, फायरवुड, रबर, गम, कॉर्क, रेजिन एंड मेडिसिन एक्सेट्रा। तो फॉरेस्ट से हमें मेडिसिन्स भी मिलती है, रबर, गम, टिम्बर, ये वुड्स भी मिलते हैं जिनसे हमारा फर्नीचर बनता है, तो ये सारी चीजें हमें फॉरेस्ट से मिलती है। फायरवुड इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड सॉफ्ट वुड इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैच स्टिक, प्लाईवुड एंड पेपर। जो वुड स्ट्रॉन्ग होती, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड होती है, तो फायरवुड उससे जलाया जाता है, लकड़ी से आग वगैरह एज अ फ्यूल काम किया जाता है, और जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट वुड होती है उससे मैच स्टिक, माचिस की तीलियां वगैरह, पेपर वगैरह बनते हैं। नाउ फॉरेस्ट प्रोवाइड हैबिटेट टू वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट जो है वो वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट, मतलब उनका घर है ना, जंगली जानवरों का। नाउ फॉरेस्ट आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर लिविंग बीइंग्स। हमारे लिए भी मेन सोर्स ऑफ फूड क्या है, फॉरेस्ट है। नाउ वन महोत्सव सेलिब्रेटेड इन द बिगनिंग ऑफ रेनी सीजन। जैसे ही रेनी सीजन की शुरुआत होती है तो वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं। ऑन दीज डेज लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड थ्रू आउट द कंट्री। और क्या, कैसे सेलिब्रेट करते हैं इसे, कि पूरे कंट्री में बहुत सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं इस दिन। नाउ व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? सो इन इंडिया नियरली 22% ऑफ लैंड इज कवर्ड विद फॉरेस्ट। इंडिया में 22% जो लैंड है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। इट शुड बी मिनिमम 35%, जबकि होना कितना चाहिए, 35%, ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, टिम्बर, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड इंडस्ट्री। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत ज्यादा से ज्यादा डेवलप्ड हो रही है हमारी कंट्री, तो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज भी लगेंगी, इंडस्ट्री लगेंगी, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए, घर बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगी, एग्रीकल्चर, ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा एग्रीकल्चर, ज्यादा क्रॉप प्रोडक्शन चाहिए हमको, है ना। तो इससे क्या होता है, फॉरेस्ट को कट करके हम उस लैंड को ले लेते हैं और एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं, है ना, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्री वगैरह इन सब चीजों के लिए यूज करते हैं। फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड एट रैपिड पेस, मतलब इन्हीं के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हम बहुत जल्दी जल्दी फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, बहुत सारे अमाउंट में फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं। दिस हैज कॉज्ड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन नेचर, और इसके कारण ही नेचर में क्या हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है, नेचर बैलेंस नहीं है। ग्लेशियर्स हमारे मेल्ट होते जा रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, ग्लोबल वार्मिंग आपने पढ़ी होगी कि टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है जिससे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। और इसी तरीके से अगर ग्लेशियर मेल्ट होते रहे तो बहुत सारे आइलैंड या बहुत सारे सिटीज जो नियर सी लोकेटेड हैं वो क्या हो जाएंगी, सबमर्ज हो जाएंगी, समुद्र में डूब जाएंगी। इसीलिए हमें फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ज्यादा से ज्यादा ट्रीज को प्लांट करना इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा इन 1974 एट चमोली इन उत्तराखंड टू प्रोटेक्ट ट्रीज फ्रॉम बीइंग कट डाउन। अब ये चिपको मूवमेंट क्या है बच्चों, तो सुंदरलाल बहुगुणा और इनके साथ कुछ और लोग थे, वहां के जब जंगलों को काटा जा रहा था तो उन्होंने पेड़ों के जाके पेड़ों को होल्ड कर लिया था कि आप इसे नहीं काट सकते, है ना, अगर आप इसे काटोगे तो साथ में मैं भी कटूंगा। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग एक एक ट्रीज को पकड़ के खड़े हो गए थे। इस तरीके का मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा ने 1974 में चलाया था जो बहुत फेमस हुआ था। नाउ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाना कैसे है। So the natural resources are common heritage which we have inherited from our forefathers and we will pass it to our future generation. Natural vegetations मतलब चाहे हमें plants हैं, mountains हैं, seas हैं, oceans हैं, जो हमें हमारे forefathers से मिले हैं, वो हमें अपनी next generation को क्या करना है, सौंपना है, उनको वो भी ये चीजें देख पाए। So, according to the environmentalist, at least 1/3 of the total area should be covered by the forest to maintain proper ecological balance. मतलब जो environmentalist है, जो environment पे research करते हैं कि environment को किन चीजों से खतरा है, क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, उनका कहना है कि 1/3 वाला जो 1/3 एरिया है, मतलब अगर किसी एरिया के 3 हिस्से हैं, है ना, तो
थ्री पार्ट्स है, तो उसमें से जो एक हिस्सा है वहां पे हमें फॉरेस्ट मतलब प्लांट्स लगाने चाहिए। वाइल इन इंडिया इट इज ओनली अबाउट 22% विच इज नॉट इनफ, और हमारे इंडिया का जो है 22% पार्ट ही क्या है, फॉरेस्ट से कवर्ड है। नाउ चिपको आंदोलन इज बेस्ट एफर्ट टू सेव फॉरेस्ट। चिपको आंदोलन अभी बताया सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था, ये अच्छा एफर्ट था फॉरेस्ट को बचाने के लिए। वन महोत्सव बनाया जाता है जुलाई में कि हर पूरे थ्रू आउट द इंडिया वहां पे क्या होता है, ट्रीज को प्लांट किया जाता है। सोशल फॉरेस्ट्री मूवमेंट आर सम ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। तो गवर्नमेंट भी अब कुछ ना कुछ इनिशिएटिव स्टेप्स ले रही है ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को लगाने के लिए। द टर्म वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू, वाइल्ड लाइफ का क्या मतलब है, एनिमल, बर्ड, रेप्टाइल, इंसेक्ट एक्सेट्रा लिविंग इन द फॉरेस्ट। जो भी एनिमल, बर्ड्स, रेप्टाइल्स कहाँ रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, और फॉरेस्ट आर नेचुरल होम टू लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट की जो वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ रहती है, फॉरेस्ट में रिसाइड करती है। फॉरेस्ट उनका क्या है, नेचुरल होम है। सो इंडिया हैज अ रिच वेराइटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट। वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट की बहुत सारी वेराइटी यहाँ पे है। देयर आर ओवर 80,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग बर्ड्स इन इंडिया। इंडिया में ही 80,000 टाइप्स के स्पीशीज, वाइल्ड स्पीशीज हमारे यहाँ है इंडिया में, ठीक है, बर्ड्स भी उसमें इंक्लूडेड है। सुंदरवन आर होम टू द फेमस रॉयल बंगाल टाइगर। जैसे सुंदरवन डेल्टा है वहां पे वो फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। लेपर्ड्स, बेयर, टाइगर्स, बोर्स लिव इन डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट में रहते हैं। लायंस जो है वो गिर फॉरेस्ट गुजरात में मिलते हैं। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ वेराइटी ऑफ बर्ड्स एंड फिश फाउंड्स इन इंडिया। फिश और बर्ड्स की भी हंड्रेड्स ऑफ वेराइटीज हमारे इंडिया में मिलती है। रेप्टाइल्स कौन कौन से, पाइथन, वाइपर्स, कोबरा, ये क्या है, स्नेक्स के टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ स्पीशीज है स्नेक्स की। सो मेनी टाइप्स ऑफ लिजार्ड्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया। लिजार्ड्स वगैरह ये भी इंडिया में हमें मिलती हैं। नाउ रीजन, किसी एरिया को बोलते हैं स्पीशीज, काइंड कितने टाइप्स के, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, ऊंचाई, इकोलॉजिकल मतलब रिलेटेड टू इकोलॉजी, रिलेटेड टू अवर एनवायरमेंट, इम्बैलेंस मतलब डिस्पैरिटी, डिसबैलेंस होना, है ना, एक साथ बैलेंस नहीं होना। नाउ नेक्स्ट इज क्विक रिव्यू। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड श्रब्स आर इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, इंपॉर्टेंट है नेचुरल रिसोर्सेज। इंडिया में 5 टाइप्स की फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन, डेसिडियस, थॉर्नी, टाइडल, माउंटेन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है वो कहाँ मिलते हैं, ह्यूमिड और हॉट क्लाइमेट में। रोजवुड, इवोनी इनके एग्जांपल्स है, ये इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट वैल्यूएबल ट्रीज है जैसे कि टीक, शीशम, सैंडलवुड, सीमोल एंड बैम्बूज। टाइडल फॉरेस्ट रिवर डेल्टा जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सुंदरवन डेल्टा बनाती है, वहां पे मिलता है टाइडल फॉरेस्ट। इनका मेन ट्री सुंदरी है। माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड कहाँ, स्लोप ऑफ द हिमालयन माउंटेन, हिमालयन माउंटेन की ढलान पे हमें माउंटेन फॉरेस्ट मिलेंगे। और नीलगिरी हिल्स। इंडिया में वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है बहुत सारे, हमने पढ़ा ओवर 80,000 स्पीशीज वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इंडिया में अवेलेबल है। वी हैव मैनी रिजर्व फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। हमने बहुत सारे रिजर्व के बारे में पढ़ा जो जिनका काम क्या है, सारे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। Now exercise, you have to darken the correct one like this. So which of the following is not a natural resource? इनमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं है बच्चों? तो मिनरल नेचुरली मिलता है, सॉइल हमें नेचुरली मिलता है, वेजिटेशन नेचुरली होता है। वेजिटेशन मतलब फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है, एक तरीके का वेजिटेशन, खुद से ही मिल रहा है, नेचुरल, नेचर से गिफ्टेड है। लेकिन पल्सेस जो दालें हैं ये नेचुरली गिफ्टेड नहीं है, इन्हें क्या करते हैं, फार्मर्स ग्रो करते हैं। So this is not a natural resource. Now which tree grow well in the delta of गंगा रिवर? गंगा रिवर में तो हमने पढ़ा सुंदरी, टाइडल फॉरेस्ट है और सुंदरी यहाँ का मेन ट्री है। लैंड एरिया जो फॉरेस्ट का कवर्ड है वो अप्रोक्स 22% हमने पढ़ा, तो नियर बाय कितना हुआ, 20% हुआ। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने स्टार्ट किया था, किसके लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए। एशियाटिक लॉयंस जो है शेरों के लिए, गिर फॉरेस्ट गुजरात का बहुत ज्यादा फेमस है। नाउ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ वॉज, सबसे पहले कोई लाइफ हमारे अर्थ पे आई थी तो वो क्या थी बच्चों, प्लांट्स थी। नाउ लैंड एरिया अंडर वेजिटेशन इन इंडिया इज अबाउट डैश ऑफ द टोटल एरिया, तो टोटल एरिया के अप्रोक्स 22% है। रोजवुड ट्री इज मोस्टली फाउंड इन, रोजवुड ट्रीज हमारे कहाँ मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मैनग्रोव फॉरेस्ट को ही हम क्या बोलते हैं, टाइडल फॉरेस्ट। क्यों, क्योंकि ये कहाँ है, सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा कौन बनाता है, सुंदरवन डेल्टा बनाती है हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये कहाँ बनेगा, तो ये हमेशा कहाँ बनता है बच्चों, नियर सी और ओशन, सी और ओशन के पास बनता है डेल्टा। किस टाइप का शेप होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है, ठीक है। और यहाँ का मेन ट्री कौन सा है, सुंदरी मेन ट्री है। नाउ फॉरेस्ट आर नॉट नेचुरल वेजिटेशन, दे आर मैन ग्रोन। जंगल किसी इंसान ने लगाए हैं, नहीं भाई, फॉरेस्ट क्या है, हमारे नेचुरल वेजिटेशन है। सो दिस वन इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट इज वी शुड नॉट कट ट्रीज, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, बिल्कुल सही बात, नहीं काटना चाहिए। वी शुड नॉट कंजर्व फॉरेस्ट, फॉल्स, ये कह रहे हैं हमें जंगलों को बचाना ही नहीं चाहिए। वी शुड नॉट हंट लॉयंस, ट्रू, हमें शेरों को नहीं मारना चाहिए। चिपको आंदोलन वॉज लेड बाय बहुगुणा, यस, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन रन किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़े कि कितने टाइप्स के फॉरेस्ट होते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर क्या रहते हैं, एवरग्रीन होते हैं। डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं जो समर में अपनी ट्रीज को शेड ऑफ कर देते हैं। टाइडल फॉरेस्ट को ही मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं, जो नियर द कोस्टल एरिया, मतलब समुद्र के किनारे मिलते हैं, जहाँ पे रिवर्स डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि हर रिवर का एंडिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, सी या ओशन होता है। इसी तरीके से माउंटेन फॉरेस्ट जो हमें माउंटेन्स हिमालयंस में मिलते हैं। तो ये सारे हमने फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा। वाइल्ड लाइफ क्या होती है, तो जो नेचुरल हैबिटेट है, उनका नेचुरल घर है वो फॉरेस्ट है, वहाँ पे सब वाइल्ड लाइफ रहते हैं। वाइल्ड लाइफ को बचाना है तो फॉरेस्ट को भी बचाना पड़ेगा। एंडेंजर्ड स्पेशीज क्या होती हैं, जो स्पेशीज खतरे की कगार पे हो, कि एक्सटिंक्ट हो सकती हैं अगर उन्हें अभी नहीं बचाया गया। और कुछ ऐसी भी स्पेशीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, जिन्हें हम नहीं बचा पाए, है ना। तो इसीलिए हमें जानवरों को भी नहीं मारना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो वाइल्ड लाइफ है और जो फॉरेस्ट है, ये हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब एनवायरनमेंट को बैलेंस करके रखे हुए हैं। अगर ये दोनों ही नहीं होंगे, इतनी तेजी से हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, पेड़ों को काटते जाएंगे, पेड़ लगाएंगे नहीं, सॉइल इरोजन होता जाएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि फेमाइन कंडीशन हो जाएगी, मतलब लोग भूख से मर जाएंगे, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम क्रॉप्स ग्रो कर ही नहीं पाएंगे। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए ना तो जगह बचेगी, ना ही सॉइल फर्टाइल बचेगी। तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए वाइल्ड लाइफ, मतलब जितने भी हमारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, साथ में फॉरेस्ट, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो थैंक यू क्लास।